हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी मैथ्स द फॉलोइंग सीरीज चल रही है, आपको बहुत पसंद आ रही है। और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड टॉपिक। सो चलिए सर जल्दी से शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। तो आरबीआई, मेरी इस वीडियो में थोड़ी सी स्पीड फास्ट रहेगी। आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देता है अगर लॉन्ग टर्म के लिए, तो जो रेट वो अप्लाई करता है वो होती है बैंक रेट। ठीक है, ये मैच हो गया। वह दर जिस पे आरबीआई बैंकों को उनकी सिक्योरिटीज के बदले में अल्पकालीन ऋण देता है। अब वापस आरबीआई ही लोन दे रहा है, कमर्शियल बैंकों को दे रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा है और सिक्योरिटीज के अगेंस्ट दे रहा है या रीपर्चेज ऑप्शन के अगेंस्ट दे रहा है, तो उसको रेपो रेट बोलते हैं। ये आपकी हो गई रेपो रेट। इसके बाद वह दर जिस पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उनकी अतिरिक्त धनराशि उधार लेता है। कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि क्या आरबीआई भी उधार लेता है, तो हाँ, अगर कमर्शियल बैंकों के पास सरप्लस लिक्विडिटी हो, उनके पास फालतू पैसा आ रखा हो, बाजार में कोई लेने वाला ना हो, तो वो आरबीआई के पास अपना पैसा पार्क कर सकते हैं। जैसे अपन गाड़ी पार्क करते हैं, वो अपना एक्स्ट्रा पैसा पार्क कर सकते हैं और उस पर ब्याज कमा सकते हैं। कमर्शियल बैंक पापा से, आरबीआई से, तो उसे अपन कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और जब आरबीआई बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री करके मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करता है, एक वर्ड होता है ओमो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो खुले बाजार की क्रियाएं जिसमें आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज सेल करके लिक्विडिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो उसको अपन बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रियाएं। तो आपका मैच हो गया है, पहला आपका जाके बी के साथ मैच हुआ। तो पहला यहाँ सी था, यहाँ पहला बी है। बस बाकी फिर अब मैं नहीं ऑप्शन देख रहा, ये सारे मैच हो जाएंगे आपके बारी बारी। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि इस वीडियो में थोड़ी सी स्पीड फास्ट रहेगी एग्जाम की वजह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में 31 मार्च 2026 को लागू दरों में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। अब हमेशा पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, प्री अज्यूम मत किया करो कि ये पूछा होगा। यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ों को जोड़ रखा है और 31 मार्च 2026 को रेपो रेट क्या 5.25% थी। तो सर इसका सॉल्यूशन इसका ये है कि आपको याद करना पड़ेगा। और हाँ, रेपो रेट 5.25% थी। रेपो रेट क्या, आरबीआई जो रेट कमर्शियल बैंकों से चार्ज करता है शॉर्ट टर्म लोन के लिए। बैंक रेट 5.5% थी, बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है तो थोड़ा ज़्यादा रेट है। रिवर्स रेपो रेट 5.35%, तो ये गलत है, क्योंकि हमेशा इसका लॉजिकल भी है, वैसे तो याद रख के जाएंगे तो बात बनेगी, लेकिन आप देखो रिवर्स रेपो रेट से हमेशा कम होगी। ये 5.35 प्रिंट किया है इन्होंने, जबकि ये 3.35% है। यानी इतना कम ब्याज पापा देते हैं, पापा मतलब आरबीआई देते हैं कमर्शियल बैंकों को, तो ये रेट गलत है। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होता है अभी बता दूंगा, 18%। बैंकों को अपने पास 18% राशि रोकड़ में या गोल्ड में या कुछ खास तरह की सिक्योरिटीज़ में अपने पास रखनी होती है। इसे यूँ समझिए कि 100 रुपये अगर बैंकों के पास आया हुआ है तो उनको 18 रुपये अपने पास रखना पड़ेगा और बाकी वो 82 रुपये को ही बाज़ार में चला सकते हैं। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बहुत समय से 18% बना हुआ है। ठीक है, तो कौन सा मिसमैच है, तो सी वाला जो ऑप्शन है वो मिसमैच है, ये आपका आंसर है। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। रेट्स ये चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इनको रिव्यू करती रहती है हर थोड़े समय में, 3 महीने में, तो इसलिए हो सकता है जून की रेटें अब जो आएंगी वो अलग होंगी या इससे पहले की रेटें अलग रही होंगी। ये लेटेस्ट एग्जाम के संदर्भ में जब हम जून में एग्जाम में जा रहे हैं, तो 31 मार्च 2026 को ये रेट्स थीं। ठीक है, इसके बाद है वाणिज्यिक बैंकों को अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियां, इसको बोलते हैं एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटीज। एक बात आप समझिए, कस्टमर बैंक में पैसे जमा कराता है तो वो कभी भी अपना पैसा मांग सकता है, तो उसको बोलते हैं डिमांड लायबिलिटी फॉर द बैंक। अगर कस्टमर ने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कराया है या करंट अकाउंट में पैसा जमा कराया है, तो वो कभी भी अपना पैसा आके ले सकता है, निकाल सकता है, मांग सकता है, कॉल्ड डिमांड लायबिलिटीज। और अगर कस्टमर ने एफडी करा रखी है तो दैट विल बी नोन एज टर्म लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी। तो एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटीज। तो वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक मतलब एचडीएफसी, आईसीआई, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब।
बैंकों को अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियों का एक निश्चित प्रतिशत नकद के रूप में आरबीआई के पास रखाना पड़ता है। तो बैंकों को कुछ राशि आरबीआई के पास रखानी पड़ती है, उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो, जहां बैंकों को कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा कराना पड़ेगा। अब नेक्स्ट, बैंकों को अपनी शुद्ध मांग और समय देनदारियां, जिसको एनडीटीएल कह रहे हैं शॉर्ट में, का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नकद के रूप में, गोल्ड के रूप में या स्वीकृत सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना पड़ता है। यानी ये पैसा कहीं जमा नहीं कराना, उनको अपने पास रखना है, लेकिन लिक्विड फॉर्म में रखना है, लिक्विडिटी रेशो, ताकि कोई ग्राहक आ जाए तो बैंक ये नहीं बोले भाई साहब पैसा निकल आना। तो ये होगा आपका एसएलआर। तो दो रेशियोज याद करने, सीआरआर, एसएलआर। सीआरआर वाला पैसा बैंक जो है वो आरबीआई के पास रखाते हैं, एसएलआर वाला पैसा उनके पास ही होता है, लेकिन तरल रूप में होना चाहिए। यह वह सुविधा है जिसके अंतर्गत कमर्शियल बैंक आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई से रातों रात धन उधार ले सकते हैं। तो ये एमएसएफ है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, कि अगर बैंकों के पास कोई इमरजेंसी संकट आ जाए तो वो अपने एनडीटीएल का 2% तक ओवरनाइट उधार ले सकते हैं। अगर उनके रेपो रेट, बैंक रेट, ये वाले सारे ऑप्शन फेल हो गए हैं तो एमएसएफ की सुविधा है, ठीक है। और आरबीआई द्वारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में तरलता को नियंत्रित, जैसे कोई डॉक्टर मरीज के बीपी बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उस हिसाब से दवाई सेट करता है। तो आरबीआई डॉक्टर है और उसका तरीका है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के हिसाब से, जो बीपी ऊपर नीचे होता है, बीपी मतलब लिक्विडिटी जो ऊपर नीचे होती है, उसको कंट्रोल करता है। तो एक तरह से वो लिक्विडिटी को एडजस्ट करता है। तो यहाँ वर्ड आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा। तो इस तरह से मिला लीजिएगा, ठीक है। एक आध मैं मिला के बताता हूँ। जैसे आपका पहला, जैसे फर्स्ट आपका डी के साथ कनेक्ट हुआ, तो पहला यहाँ सी आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है, पहला डी आ गया, तो बाकी भी मैच हो जाएंगे, ठीक है। आपने मैच द फॉलोइंग के काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है कि अपन बाद में मिला लेते हैं वो तो कोई। अच्छा, मैच द फॉलोइंग, इंटरनेट माध्यमों से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग, जैसे ऑनलाइन धन हस्तांतरण, बैलेंस की जांच और बिल भुगतान कर सकते हैं। सामने ऑप्शन है पीओएस बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ई बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग। तो इस शब्द के साथ आपको क्या लगता है कौन सा जमेगा? अगर बहुत सिंपल है तरीका, जो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको पहला नहीं आ रहा तो एक को छोड़ दो, थोड़ा सब्र करो। दूसरा सुन लो, दुकानों, मॉल आदि में मशीन के माध्यम से डेबिट क्रेडिट से भुगतान करने की सुविधा। तो आप कई बार जाते हो, किसी दुकान पे जाते हो, मॉल में जाते हो, बड़ी दुकान में जाते हो, आपके पास कैश नहीं है, आप एटीएम कार्ड लेके गए, जो कि ऑब्वियस बात है डेबिट कार्ड होता है, या क्रेडिट कार्ड ले गए, वो एक मशीन में लगाता है, आप उसके अंदर पिन डालते हो। तो वो जो मशीन है ना, दैट इज़ कॉल्ड पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, और ये कहलाती है पीओएस बैंकिंग, ठीक है। जहाँ कार्ड लगाया जाता है, आजकल तो कार्ड को ऊपर से निकाल देते हैं तो ही हो जाता है, ठीक है। स्मार्टफोन या बैंकिंग ऐप के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना, जिसमें कभी भी और कहीं भी से भी लेन देन किया जा सकता है। तो अब आप क्या कर रहे हो, बैंकिंग के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हो या किसी बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल, ऐप मतलब एप्लीकेशन के शॉर्ट रूप पर ऐप बोलते हैं। तो स्मार्टफोन या बैंकिंग ऐप के माध्यम से जब आप बैंकिंग सेवाओं को यूज़ करते हो, बैलेंस पता करना, बैलेंस ट्रांसफ़र करना वगैरह वगैरह, तो उसको ई बैंकिंग कहेंगे। ई बैंकिंग क्यों कहेंगे? मोबाइल बैंकिंग कहेंगे, सॉरी, क्योंकि मोबाइल यूज़ होता है ना, स्मार्टफोन, ठीक है। इसके बाद जब एक बैंक वाणिज्यिक बैंकिंग, निवेश बैंकिंग, बीमा, म्यूचुअल फंड आदि अनेक वित्तीय सेवाएं एक ही छत के नीचे देता है तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग, ठीक है। यूनिवर्सल, आपने सबको लपेट लिया। ग्राहक गया, उसका बैंक ने खाता भी खोल दिया, उसका बीमा भी कर दिया, उसका लोन भी कर दिया, उसका डीमैट अकाउंट भी खुलवा दिया, म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी करवा दिया। अब तो बकरा आ गया तो पूरा ही मतलब सब कुछ ही कर दिया। तो इसको अपन यूनिवर्सल बैंकिंग बोलते हैं। आजकल सारे बैंक लगभग ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं। इससे पहले था इंटरनेट के माध्यमों से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करना। इसमें आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो, बिल का पेमेंट कर सकते हो। तो ये ई बैंकिंग है। ई स्टैंड्स फॉर इंटरनेट बैंकिंग, तो वो समझ में आ गया। तो आपका पहला जाके सी के साथ कनेक्ट हुआ है, तो पहला सी सही है। बाकी ऑप्शनों में यहाँ पे भी आ रहा है तो मुझे थोड़ा और देखना पड़ेगा। सेकंड वाला मॉल, दुकान, मशीन, पीओएस का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल है, याद रखना। तो दूसरा आपका ए के साथ कनेक्ट हुआ, ये गलत हो गया, ये सही है। तो आपका आंसर बी है, बाकी आप मिलाते रहोगे, ठीक है। मैच द फॉलोइंग वालों की जो पीडीएफ है वो नहीं अवेलेबल होती, वो केवल ऐप में जो स्टूडेंट्स हैं उनको ही मिलती है। नेक्स्ट इज, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं का उनका स्थापना वर्ष से मिलान कीजिए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,
इसकी स्थापना 1955 में हुई, 1948 में, 1964 में या 1964 में, मिलाना है, मान लो मुझे नहीं आता, छोड़ दो। ये बात चल रही है आईडीबीआई की। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई, मुझे मान लो ये भी नहीं आता। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, मेरे को समहाउ याद आया यार, ये शुरू शुरू में यही आया था, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। कैसे भी याद कर लो, मेरा तरीका हो सकता है यार। सबसे पहले तो फाइनेंस की ज़रूरत है, विकास विकास तो बाद में होगा, पहले पैसा तो होवे। तो उद्योगों के लिए वित्त निगम, ठीक है। तो ये सबसे पहले आया, ये 1948 में आया। और आईसीआईसीआई जो कि बहुत पॉपुलर है, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम। अब देखो, साख के लिए हिंदी में कभी ऋण आ जाएगा, विनियोग के लिए निवेश आ जाएगा, पर इंग्लिश में ठीक है। आईसीआईसीआई का इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये 1955 है, ठीक है। और अच्छी बात है, ये दोनों के दोनों 1964 है। आपका यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई भी और आईडीबीआई भी, है ना, ये 1964 है। तो कौन कैसे मैच हुआ? चार आपका ए के साथ मैच हुआ, अगर इसको ABCD पढ़े तो चार आपका ए के साथ मैच हुआ। तो ये 4 ए है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो बस ये ए हो जाएगा आंसर। इस तरह से आपका मैच हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, आपको लग रहा होगा सर वैसे धीरे धीरे पढ़ाते हो। हाँ ठीक है, थोड़ी मजबूरी है, जल्दी पढ़ाना पड़ेगा। निम्नलिखित संस्थाओं और अधिनियमों का उनके स्थापना और लागू वर्ष से मिलान कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1935। यहाँ देखिए 1 अप्रैल 1935। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? 1955। 1955 1 जुलाई 1955। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 1982 12 जुलाई। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया? 1949 में आया। इसका मूल रूप से नाम क्या था? बैंकिंग कंपनी एक्ट, बाद में इसका नाम हो गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये कब से लागू हुआ? ये 10 मार्च को अधिनियमित किया गया और 16 मार्च से ये लागू हो गया, 6 दिन के गैप के साथ ही लागू हो गया। तो 16 मार्च 1949 से इट केम इनटू फोर्स, ठीक है। तो आपका या तारीखें याद करनी है भाई, पहले का बी है, बाकी और देख लेंगे। ये कट गया, ये सही है, पहले का बी, बाकी गलत है, बाकी गलत है, ठीक है। चलिए, कोशिश यही है कि कम क्वेश्चनों में ज़्यादा क्वेश्चन कवर हों। अगेन ध्यान से, गलत युग्म की पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। आवास विकास वित्त निगम, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, HDFC की बात कर रहे हैं। HDFC बैंक ICI बैंक से नया बैंक है, या यूँ कह लो कि ICI बैंक पुराना है, वो है 5-5, ये है 7-7, 1977। तो ये 1977। अच्छा, ये तो इन्होंने मिला रखे हैं, अपने को गलत पहचान करना, तो ये सही है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी, IDBI पहले था, ठीक है। तो सिडबी बाद में आया, सिडबी 1990 में आया, सही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक, जो आयात निर्यात के लिए वित्त देता है, 1992, सही है। और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, कि सर ये तो अभी आया था, बिल्कुल। तो अगर आपने ध्यान से सुना था तो वहाँ था 1982, इन्होंने यहाँ बातों बातों में लिख दिया 1984, तो ये गलत है। ये 1982 में आ गया था, 12 जुलाई 1982, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, वापस से मिलाना है। सामने ऑप्शन है थोक बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंकिंग, निवेश बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग। समझने की कोशिश करते हैं। आम जनता और व्यवसायों की जमा स्वीकार करने, ऋण देने तथा अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाली बैंकिंग, तो जिसको अपन कमर्शियल बैंक बोलते हैं ना भाई। जब अपन बैंकिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो एक होता है आरबीआई तो सिरमौर है, सबका पापा है, वो तो ठीक है। नीचे जो बैंक होते हैं वो कमर्शियल बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक बेसिकली क्या करते हैं? पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, बिजनेस भी वहाँ पैसे जमा कराते हैं, वो उनमें से ऋण देते हैं। तो मूलतः ये जो काम करने वाली बैंकिंग है ना, वो कमर्शियल बैंकिंग होती है। आपको लगे ऐसा तो आप होल्ड पे रख लो, क्योंकि मैं तो देखो PPT तैयार किए तो मुझे पता है किसका क्या आंसर है। एज ए स्टूडेंट देखो समय लगता है, इतना जल्दी जल्दी नहीं होता। ये तो मैं आपकी जगह होता तो मैं भी धीरे धीरे करता। कंपनियों और सरकारों को पूंजी जुटाने, शेयर और बॉन्ड जारी करने तथा विलय अधिग्रहण, M&A का मतलब होता है मर्जर एंड एक्विजिशन, संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाली बैंकिंग, अर्थात पूंजी जुटाने और बड़े वित्तीय सौदे, जैसे दो कंपनियां मर्ज होती हैं, ये खत्म ये नई कंपनी बन गई, तो वहाँ पे जो बैंकिंग अपना रोल प्ले करती है। तो देखो, जब कंपनी को पब्लिक से पैसा उगाहना है, उठाना है, या सरकारों को पैसा उठाना है, या शेयर या बॉन्ड, जिसको सिक्योरिटीज़ बोलते हैं एक सिंपल वर्ड में, शेयर और बॉन्ड जारी करने हैं, या M&A, ये बड़े बड़े सौदे हैं जो मतलब
कंपनी की लाइफ में 5 साल 10 साल 20 साल में एक बार होते हैं। तो ये वाली जो बैंकिंग है, इसके लिए वर्ड आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जिसमें एक तरह से यूँ समझ लो जनता से इन्वेस्टमेंट कराया जाता है। अच्छा, व्यक्तिगत ग्राहकों जिसको इंडिविजुअल आप में, इंडिविजुअल के लिए बचत खाता खोलना, ऋण, एटीएम, क्रेडिट कार्ड, ये सारी सुविधाएं करना, तो इसको बोलते हैं रिटेल बैंकिंग। अगर जैसे आपका कोई दोस्त है और बैंक में लग जाए, तो बैंक में बहुत सारे प्रोफाइल होते हैं। अगर बोले यार रिटेल बैंकिंग में हो, तो समझ लो खाता खोल रहा है, लोन वगैरह, लोन डिपार्टमेंट देख रहा है, या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चिपका रहा है थोड़ा गलत वर्ड है तो इस तरह से तो वो रिटेल बैंकिंग में है। ठीक है, मतलब मैं कभी कभी ऐसा बोल देता हूँ, अपना हार्ट मत लिया करो फील। बड़े कॉर्पोरेट घरानों, संस्थानों एवं सरकारी निकायों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने वाले, अब आप बड़े मुर्गे पकड़ रहे हो। अब आपने बड़ी बड़ी कंपनीज़ को सर्विस देना शुरू किया, बड़े बड़े संस्थानों को, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट बॉडीज़ को, तो वहाँ आप होलसेल गुच्छे में काम आता है, तो वहाँ आप एक तरह से होलसेल बैंकिंग की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो कनेक्ट हो गया है आपका, पहले के साथ बी बना, पहले के साथ यहाँ सी है, यहाँ पहले के साथ बी है, यहाँ पे भी है, तो फिर मुझे और देखना पड़ेगा। दूसरे के साथ आपका सी बना, 2C था, 2C यहाँ है, यहाँ पे 2D हो गया तो गलत हो गया, आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये कुछ एक्रोनिम्स हैं, लघु शब्द, संक्षिप्त शब्द, या एक हिंदी होती है परिवर्णी शब्द, इसमें आपको असत्य की पहचान करनी है। तो नेफ्ट, जैसे अब इसका सही तरीका है कि नेफ्ट सुनते ही आपको इसका फुल फॉर्म याद ना आना चाहिए कि क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसका एक एक शब्द आप मतलब चबा चबा के याद करना, क्योंकि इसमें से वो एक शब्द ही घुमाएगा। NEFT ये सही है, इसका यही होता है। RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इनमें से वो कुछ भी बदल देगा, आर का नाम कुछ भी बदल देगा, ये सही है। IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, अब इमीडिएट की जगह इसने कर दिया इंटरनल। IMPS मतलब तुरंत ट्रांसफर होता है ना, इमीडिएट, तो वो IM का मतलब इमीडिएट है, इसने इसकी जगह चिपका दिया इंटरनल पेमेंट सर्विस, ये वाला गलत है। IFSC कोड, कई बार बैंक वाले, आप कहीं पैसे ट्रांसफ़र करोगे ना, वो आपसे खाते नंबर के बाद बोलेगा IFSC कोड दे दे, उससे ब्रांच को पहचानने में मदद मिलती है। I फर्स्ट स्टैंड फॉर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, वो ये भी बोल सकता है इसमें IFSC में S का क्या मतलब है, 4 ऑप्शन दे देगा, S मतलब सिस्टम, कुछ भी दे दे, कहीं से घुमा दे, कोई अंत नहीं है, मतलब कोई अंत नहीं है, आप पार पालोगे ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि आप जितना कर सकते हो उतना कर लो, है ना, यही आप बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हो, बाकी वो अपने पिटारे से क्या निकाल दे, कैसे घुमा दे। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, है ना, ये पूरा याद रखिएगा। तो खैर इसमें सी गलत है, सी मैंने बता दिया क्यों गलत है, यहाँ पे हिंट में लिखा हुआ है। एक और एक बार पहचानने की कोशिश कीजिए, पेन नंबर चाहिए होता है ना, पेन नंबर की जरूरत नहीं होती क्योंकि N फॉर नंबर ही होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स में बहुत काम आता है। ATM, ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड टेलर मशीन, मशीन छोड़ती है ना, पैसे छोड़ती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। KYC, नो योर कस्टमर, यहाँ इसने लिखा नो योर क्लाइंट, हो सकता है सेम सेंस देते हो कि सर मीनिंग तो वही है ना, हम बैंक के क्लाइंट ही होते हैं, लेकिन नहीं, नो योर कस्टमर बोलते हैं ना बैंक वाले, कई बार फ़ोन आते हैं, भाई साहब KYC करा दो, अपना आधार अपडेट करा दो, ये करा दो वो करा दो, तो ये वाला गलत है। UAN, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये प्रोविडेंट फंड वगैरह में काम आता है, तो UAN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये इसका सही फुल फॉर्म है। ठीक है जी, तो सी जो दे रखा है वो गलत दे रखा है। चलिए, तो ये आ गया है। ठीक है स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, UP TGT, UP PGT, LT ग्रेड कॉमर्स, UK SSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट और भी कॉमर्स के बहुत सारे एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ है जो कुछ स्टूडेंट्स को रोक रही है, और वो है बजट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारा फुल वीडियो कोर्स MCQ क्वेश्चन बैंक सैम्पल पेपर सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, लेकिन कई बार 500 रुपये देना या 1000 रुपये देना या 2500 रुपये देना उनको मुश्किल लगता है। कॉमर्स पॉइंट अब उसका सॉल्यूशन लेके आया है। हमने लॉन्च किया है हमारा नया इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें आप मात्र 100 रुपये देकर किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, और 100 रुपये में आप हमारा फुल कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे सारे वीडियो, सारे थ्योरी नोट्स, सारे MCQ क्वेश्चन बैंक, सारे सैम्पल टेस्ट, मतलब उस कोर्स में जितना कंटेंट है वो आप 1 महीने तक एक्सप्लोर कर सकते हैं मात्र 100 रुपये देकर। कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई डेमो लेक्चर्स का लफड़ा नहीं है, आप पूरा का पूरा कोर्सेज एक्सेस कर पाएंगे। तो अब आप कॉमर्स पॉइंट ऐप
हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, वो भी मात्र 100 रुपये में। जब आप हमारे ऐप पे जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा। आपको जो कोर्स लेना है आप उस पर जाइए। फॉर एग्जांपल आपको ये असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज लेक्चरर वाला कोर्स है वो लेना है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, सिंपली क्लिक हो गया। क्लिक होने के बाद इसका प्राइस आ गया। जैसे इसका प्राइस वैसे 999 है, पर 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्जेस है, 1009 रुपीज़ का कोर्स है। ये हमारा MCQ क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अब आपको पहले कंटेंट क्या है, वैसे कंटेंट आपको ऊपर ऊपर से देखने को मिलता है कि भाई इसके अंदर पेपर 1 है जिसमें 308 वीडियो हैं, 289 फाइल्स हैं। पेपर 2 है, इसमें 204 वीडियो हैं, 328 फाइल्स हैं। लेकिन बच्चे को पता नहीं चलता कि वीडियो क्या है, उनकी क्वालिटी कैसे है। अगर हमने किसी लेक्चर को अनलॉक कर रखा है तो बच्चा देख पाएगा, पर कई बार 1 या 2 लेक्चर से भी उसको क्वालिटी का आइडिया नहीं होता कि किस तरह के MCQ हैं। तो अब उसका सोल्यूशन ये है कि आप सिंपली इसके नीचे जाइए। वहाँ पे आप पूरा कोर्स लेना चाहें तो ले सकते हैं, और अगर आप इंस्टॉलमेंट ले देना चाहें जो कि मात्र 100 रुपये से स्टार्ट है, तो वहाँ पे आप पे इन इंस्टॉलमेंट पे क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करते हैं तो आपका पहला स्टेटमेंट इंस्टॉलमेंट शो हो रहा है 110 रुपये। बेसिकली इंस्टॉलमेंट 100 रुपये है, अगेन 10 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज है जो कि एक बार लगता है, ठीक है। और उसके बाद अगली इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी छोटी हैं। तो इस तरह से 5 महीने में, फॉर एग्जांपल इसकी 5 इंस्टॉलमेंट है, तो आप 5 महीने में इसे परचेज़ कर लेंगे। हमारे हर कोर्स की वैलिडिटी मिनिमम 1 साल तो है ही है, और वो सब पे लिखी हुई होती है। तो आप आराम से इसे जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सेफ तरीका कोशिश की है हमने, ताकि एक बच्चे में जो हेजिटेशन होता है ऐसा कोर्स में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। 100 रुपया एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट होता है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप बने रहिए। इसमें ऑटो डेबिट सिस्टम भी नहीं होता, आप पे करेंगे तो पे होगा, नहीं पे करेंगे तो ऑटोमेटिक भी नहीं करता, ठीक है। तो ये पूरा आपके ऊपर है कि 1 महीने के बाद आप कंटिन्यू रखना चाहते हो या कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है असत्य कथन का चुनाव कीजिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑब्वियसली बात है, इसमें 4 लिखे हुए हैं, एक चयन करना है, या हो सकता है कई बार ऑप्शन ऐसे देता है कि ये असत्य है, वो सत्य है। इस बार तो आपको असत्य है पहचानना है। भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ, 1969 में हुआ, जिसमें 14 प्रमुख निजी वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमा राशि 50 करोड़ से अधिक थी। अभी इतना समय खराब आ गया है, या यूँ कहूँ कि कंपटीशन लेवल इतना उठा लिया है कि मतलब ये लाइन के अंदर भी वो कहीं पे भी घोची कर सकता है, गड़बड़ कर सकता है। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 4 पॉइंट है। पहला राष्ट्रीयकरण, पहला वर्ड याद करना है, 19 जुलाई 1969 को हुआ था, ये याद करना है। इसमें 14 बैंकों को निपटाया गया, मतलब वो सरकारी बना दिया गया एक तरह से। 14 को निपटाया गया, और उनको निपटाया गया जहां डिपॉजिट 50 करोड़ से ज़्यादा थे। ये बिल्कुल सारी बातें लिखी हुई सच है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पेपर सेक्टर इसमें से एक शब्द भी घुमा देगा तो अपने साथ खेल जाएगा, उसके साथ वो असत्य कर देगा। भारत में बैंकों का दूसरा राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 का हुआ, जिसमें 10 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसकी जमा राशि 200 करोड़ से ज़्यादा थी। यहाँ पे ये गलत दे रखा है ना, ये वाला गलत दे रखा है। यहाँ पे 6 का हुआ था, दूसरे लॉट में 6 को निपटाया था, तो ठीक है। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे पुराना बैंक, बैंका मोंते दे पास्ची दे सिएना, है बंका मोंते देई पास्ची दी सिएना, इटली। ये हुआ था क्या? हाँ जी ये था, मुझे भी अभी पता लगा, जब आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ रहा था मेरे को पता लगा। अच्छा 1472 में इटली वाले आगे वह फॉरवर्ड है, मतलब अकाउंट्स में भी इटली वाले, यहाँ बैंकिंग में भी सबसे भाई ऐसा नाम, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ये भी सही है। तो ये सारे ट्रू हैं, केवल जो बी है ना उसमें केवल एक शब्द के साथ खेला है, वहाँ 6 आना चाहिए था, तो बस यही बात है, ठीक है। नेक्स्ट असत्य युग्म का चुनाव कीजिए, वही है चूज द इनकरेक्ट पेयर। तो देखो क्या पेयर बना रखा है, एक ही बैंक द्वारा जब कमर्शियल, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाए, हमने पढ़ लिया है, ये यूनिवर्सल बैंकिंग है, ये ट्रू है या सही कनेक्ट हो रखा है। कंपनियों को पूंजी निर्गमन, परियोजना परामर्श एवं वित्तीय सलाह देने वाली बैंकिंग, अर्थात सलाहकार और प्रबंधक की भूमिका वाली बैंकिंग, ये मर्चेंट बैंकिंग है। इसमें मतलब इनका जो सलाहकारी या एडवाइजरी रोल रहता है, तो एडवाइजरी मतलब जहां वो बड़े सौदों में इंडल्ज हो जाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। ये उससे मिलता जुलता लगता है। इसमें क्या हो रहा है, कंपनीज को कैपिटल कैसे रेस करनी चाहिए, स्टॉक मार्केट से या डेट मार्केट से, प्रोस्पेक्टस वगैरह तैयार करने में मदद करना, प्रोजेक्ट के लिए एडवाइस करना, फिजाइबिलिटी रिपोर्ट मतलब
चलेगा नहीं चलेगा इस तरह की, या वित्तीय सलाह, ये जो वर्डिंग है ना, यहाँ मर्चेंट बैंकिंग है और ये ट्रू कनेक्टेड है, सही कनेक्ट हुआ है। ब्याज के बिना संचालित बैंकिंग व्यवस्था, इसको कमर्शियल बैंकिंग बोलते हैं, ऐसा है ही नहीं। इनफैक्ट इंडिया में ब्याज के बिना वाली बैंकिंग सिस्टम चलता ही नहीं है, इसको अपन इस्लामिक बैंकिंग बोलते हैं, क्योंकि इस्लाम में ब्याज हराम माना जाता है, ब्याज लेना देना नहीं चाहिए। वो फिर दूसरे तरीके से भले चीज़ों को वसूल कर लें, लेकिन ब्याज इस्लाम में हराम माना जाता है। तो बिना ब्याज के जो बैंकिंग व्यवस्था संचालित होती है, खास करके कुछ खाड़ी देशों में, तो वो इस्लामिक बैंकिंग व्यवस्था है। इसको इन्होंने जो कनेक्ट किया है वो गलत किया है। तो मुझे सी मेरे को पता लग गया, सी अनट्रू है। उद्योग, कृषि एवं आधारभूत संरचना के दीर्घकालीन विकास हेतु, मतलब डेवलपमेंट के लिए जो बैंकिंग होती है उसको अपन बोलेंगे डेवलपमेंट बैंकिंग। तो समझ में आ रहा है, कुछ कुछ शब्दों से भी आप समझ जाएंगे। तो सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज भारत में वर्ष 2025-26 के लिए आरबीआई द्वारा डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक DSIBs, अब SIBs वो पूछ रहे SIB क्या है, तो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, मतलब यूं समझो कि भारत में कुछ बैंक जो है ना वो बैंकिंग सिस्टम का पिलर है। मतलब इतनी बड़ी बात की लिखा है टू बिग टू फेल, मतलब एक तरह से फेल हो ही नहीं सकते, मतलब फेल होने के लिए बहुत बड़े हैं। मतलब छोटा मोटा बैंक निपट जाए हो सकता है, लेकिन कुछ बैंकों को माना गया है यार ये नहीं निपटेंगे, टू बिग टू फेल, है ना। जैसे मैं बोलूँ टू टायर्ड टू प्ले, मैं बहुत थका हूँ कि खेल सकूँ, ये इतने बड़े हैं कि फेल हो सकें, नहीं हो सकता। तो आरबीआई ने कई वर्षों से इन्हीं 3 बैंकों को माना हुआ है, चिन्हित किया है, मार्क कर रखा है। और ये कौन कौन से हैं आपके, SBI, HDFC और ICI। ये सबसे 3 मेन प्लेयर है, SBI, HDFC और ICI बैंक। इनको सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कहा गया है। तो ए इसका आप याद कीजिएगा, तीनों बैंकों का नाम याद करना है। थोड़े से क्वेश्चन इसी पे कुछ और दिए हैं, कुछ ये बैंकों को बड़ी तारीफ की है। तो नीचे दिए गए बैंकों का मिलान उनके मोबाइल एप्लीकेशन से कीजिए। तो SBI, अगर आपका SBI का खाता है तो पहचान जाओगे कि आपका योनो है ना। कुछ भी मैंने कहा था, कुछ भी पूछ सकता है। बीच में एक उत्तराखंड में एग्जाम हुआ, वहाँ योनो का फुल फॉर्म था, उसमें एक शब्द घुमा लिया, यू ओनली नीड वन की जगह उसने कुछ वन की जगह ओन चिपका दिया, ONE की जगह OWN चिपका दिया, योनो। तो SBI वालों ने जो अपना ऐप निकाल रखा है वो योनो है। ICICI बैंक वालों का आई मोबाइल है, HDFC वालों का पेज ऐप है, और RBI का है रिटेल डायरेक्ट। ठीक है, RBI के और भी हैं, पर मतलब फिर भी आपको पता होना चाहिए भाई, कुछ कुछ के नाम में अगर RBI आ गया तो फिर तो समझ ही जाओगे, इसलिए फिर रिटेल डायरेक्ट ले लिया मैंने। तो आपका पहला जो है वो सी से कनेक्ट हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इतना भर आता, आपको एक भी आता तो सही होता। अब ये तो किस्मत की बात है, जिस बच्चे का SBI में खाता है या वो यूज़ करता है तो ठीक है, या उसने ऐड देखा है तो ठीक है। और देखिए नीचे दिए गए बैंकों का मिलान उनके नारे या टैगलाइन से कीजिए। SBI की टैगलाइन क्या है, द बैंकर टू एवरी इंडियन, हर भारतीय का बैंकर। तो पहला आपका सी के साथ कनेक्ट होगा। ICICI बैंक का क्या नारा या टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका, 2D। और HDFC बैंक का वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हम समझते हैं आपकी दुनिया, 3A। और RBI का ये तो पता है यार, आप एड देखते रहते होंगे, वो नोट घूमा हुआ सा गुड्डा आता है, अमिताभ बच्चन बेचारे काफ़ी बोलते रहते हैं इस बारे में। जानकार बनिए, सतर्क रहिए, ये रहिए का रहुए हो गया है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए, बी इन्फॉर्म्ड, बी अलर्ट। तो ये आपका 4 के साथ बी होगा। तो पहला के साथ सी यहाँ है, यहाँ पे भी है, इसके साथ 2D है, तो TD यहाँ है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे लिखा है जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना। ये आप मान लीजिए बैंक का सबसे जो प्राइमरी या मेन कोर फंक्शन है वो यही है कि लोग जमा कराने आए पैसे तो बैंक जमा करेगा, कभी ना नहीं करेगा, और उनसे जमाएं लेके वो लोगों को लोन देगा। ब्याज का जो अंतर होता है उसको स्प्रेड बोलते हैं। तो जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना ये बैंकों का सबसे प्राथमिक कार्य है। इतने से मेरी बात बन जाती क्या, पहले के साथ सी, ये गलत हो गया, ये सही है अब, लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये तो मजे ले रहा है, रुको अभी। चेक, ड्राफ्ट और बिलों का संग्रह करना। बैंक में आप जैसे आपके कस्टमर से आपको चेक मिलते हैं, आप बैंक में जमा कराओ, DD जमा कराओ, BR जमा कराओ, तो बैंक उनका कलेक्शन करेगा, आपके खाते में जमा करेगा। आपको दूर गांव जाने की, दूर शहर जाने की जरूरत नहीं है। बैंक आपके लिए संग्रहण का कार्य करेगा, एजेंट की भांति। बैंक आपके लिए ब्याज और किराया वसूल करेगा,
कोई भी आपके खाता नंबर लेके आपके खाते में पैसे डाल सकता है। बैंक वो कलेक्शन का कार्य करता है एजेंट की भांति। बैंक आपके लिए धन हस्तांतरण, आप चेक काटो, पेमेंट करो, पेमेंट करता है। तो बैंक यहाँ पे एक एजेंट की तरह कार्य करता है, ठीक है। बैंक लॉकर की सुविधा देता है, बैंक गारंटी देता है अपने कस्टमर के लिए, एलओसी ओपन करता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट कार्ड इशू करता है। डेबिट कार्ड में आप जमा धन तक पैसे खर्च कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड में आप पैसे खाते में नहीं होते हुए भी एक लिमिट तक पैसे खर्च कर सकते हो। ये सुविधाएं भी बैंक देता है, ये इनके यूटिलिटी वर्क हैं, जनरल यूटिलिटी फंक्शन। और बैंक जो एक मेन काम करते हैं जो कि आरबीआई तक नहीं करता, वो है साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन। आरबीआई जो करता है उसको बोलते हैं साख नियंत्रण, साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन का काम बैंक करते हैं। कैसे करते हैं? बैंक जमाओं का एक भाग ऋण के रूप में देकर नई साख का निर्माण करते हैं। कोई पैसे जमा कराता है, से 1000 रुपये, तो बैंक उसमें से कुछ पैसे 100-200 रुपये अपने पास रख के बाकी 800 उधार चढ़ा देता है। वो 800 भी वो उसको कैश में नहीं देता, 800 उसके खाते में ट्रांसफ़र कर देता है कि वो चाहिए तो निकाल लेना, फिर उसको और चलाता है, बैंक चलाता जाता है ऐसे, ठीक है। तो इसको अपन बैंक का साख सृजन कार्य कहते हैं। तो जो दो मेरा 2D के साथ कनेक्ट हुआ था, 2D यहाँ है, कट गया, यहाँ पे 2D है तो अभी रेस लगी हुई है। ये लॉकर सुविधाएं सामान्य उपयोगिता वर्ग में आ जाएगा 3B यहाँ है। तो इसका आंसर फिर, अरे भाई क्या हो गया ये, ठीक है चलो घबरा गया मैं तो, ठीक है चलो हो गया ठीक है चलो। निम्नलिखित में से केंद्रीय बैंक के सिद्धांतों में शामिल है, ये आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का सिरमौर है। लोकहित की प्रमुखता का सिद्धांत, तो आरबीआई अपनी फंक्शनिंग में लोकहित को प्रमुखता देगा, न कि जिसकी सरकार है वगैरह उसको। मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता बनाए रखेगा, आरबीआई का ये मेन काम है, बिल्कुल सही है। राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र रहने का सिद्धांत, बिल्कुल। और मुद्रा निर्गमन के एकाधिकार का सिद्धांत, ये चारों ही सिद्धांत होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आएगा, याद रखना है आपको, ये केंद्रीय बैंक के सिद्धांतों में चारों ही शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असत्य परिवर्णी शब्द की पहचान कीजिए। ऐसे क्वेश्चन मैंने काफ़ी रखे हैं और हर थोड़ी देर के बाद रखे हैं। यूपीआई खूब यूज़ करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट, आई के लिए इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक एक शब्द चबा के। ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक, हो सकता है चिपका दे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के। सर बच्चा समझाएगा, नहीं बच्चा तो नहीं समझा भाई। एसआईपी करो, रोहित शर्मा भी लगे पड़े हैं, एसआईपी करो। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सही है। एनपीए, हाँ 90 दिन तक जब कोई हमें किस्त नहीं देता या ब्याज नहीं देता, क्योंकि बैंक जो लोगों को पैसा उधार देता है, एक तरह से बैंक पैसा मांगता है, तो बैंक के लिए वो असेट होता है, लोन एंड एडवांसेस के नाम से वो असेट्स होता है। लेकिन जब वो वहाँ से परफॉर्म नहीं करता, कहने का मतलब जो उधार हमसे लेके गया, ना ब्याज दे रहा है, ना किस्त दे रहा है, ना मूल दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है 90 दिन तक, खास करके 90 दिन तक डिफॉल्ट की स्थिति है, तो एनपीए होता है। तो वहाँ वर्ड आता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, इन्होंने वर्ड लिखा है नॉन पार्टिसिपेटिंग असेट्स, हिंदी में वर्ड है गैर निष्पादकीय संपत्तियां। तो ये नॉन पार्टिसिपेटिंग गलत कर दिया इसने अपने साथ, ठीक है ना। तो डी इसका आंसर होगा, एनपी का फुल फॉर्म नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। नेक्स्ट, असत्य परिवर्णी शब्द की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द फॉल्स एक्रोनिम। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, सही जवाब। पिन लगाते हैं अपन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन की जगह इसने कर दिया इंटरैक्शन नंबर, गलत हो गया। क्यूआर कोड, क्यूआर दिखाओ भाई, क्यूआर दिखाओ, क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्यूआर कोड। सीवीवी, एटीएम कार्ड के पीछे 3 अक्षर का होता है, वो मेन जान होती है उसकी एटीएम कार्ड की, और इसके अलावा वहाँ ग्रिड भी बनी होती है, वो भी जान होती है, वो और है। सीवीवी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, सीवीवी कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। हो सकता है देखो तुम्हारे साथ गेम के लिए इस क्वेश्चन को मुझे थोड़ा कठिन बनाना होता तो बहुत सिंपल था कि मैं इसमें 2 का मिस्टेक कर देता, स्पेलिंग मिस्टेक, लेकिन मेन तो मुझे तुम्हें बताने थे, शब्दों के फुल फॉर्म बताने थे, तो वो तुम समझ जाओगे कि मैं इसमें कार्ड की जगह क्लोन वेरिफिकेशन कोड लिख देता तो फिर ये 2 गलत हो जाते हैं, बी व डी, ये और ये, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं हमेशा मैच द फॉलोइंग सीरीज शुरू की उस दिन ही बोला कि जो मैच द फॉलोइंग, सीक्वेंस जमाओ वगैरह वगैरह, ये बस एक क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चनों का गुच्छा है। इस वजह से टाइम ज़्यादा लगता है, इस वजह से पेपर लुक्स स्टैंडर्ड,
ठीक है, और फिर वहाँ पे थोड़ा सा ये रख ला, लेकिन मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं इसके अंदर आपदा में अवसर है। कई बार हो सकता है कि आपसे सिंगल वर्ड में पूछा जाता तो ना आता, पर इसके आजू बाजू के कनेक्ट होने से आपका काम बन जाएगा, अगर आप पॉजिटिवली चीज़ों को समझो तो। असत्य, वही वाली बात है। सीओडी, सीओडी होता है अपन ऑर्डर करते हैं, एक तो होता है पहले आप पेमेंट कर दो, एक होता है कि भाई आएगा तो ऑर्डर करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी। तो इसने कैश ऑन डिलीवरी के लिखा है कैश ऑन डिपार्चर। कैश ऑन डिपार्चर जैसा कोई सिस्टम होता भी नहीं है, ठीक है। तो ये सीओडी का फुल फॉर्म है कैश ऑन डिलीवरी, ये गलत दिया हुआ है। D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B बिजनेस टू बिजनेस, ये सारे तरीके हैं, ये सारे तरीके हैं, सारे अपने को पता भी हैं। और सीओडी का मतलब कैश ऑन, फुल फॉर्म कैश ऑन डिलीवरी होता है, जहां आपको माल आने पे आप चेक वेक करो, छोटी सी क्लिप बना लो, फिर उसको पेमेंट करो। तो ये जो दे रखा था वो गलत दे रखा था, ठीक है। भारत, सॉरी असंगत युग्म या युग्मों को पहचानिए। अब के बारे में मैंने वही किया है कि हाँ भाई एक गलत नहीं हो सकता, एक आध से ज़्यादा गलत हो, आप पहचानिएगा। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक, रेगुलेटर ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इंडिया। देखिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वो होती हैं जो आपको और मेरे को क्रेडिट रेटिंग देती हैं। सपोज करो मैं लोन लेने गया तो, या खास करके कंपनीज वगैरह जब डिवेंचर वगैरह इशू करती हैं तो उनको एक क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है कुछ संस्थाओं से, क्रिसिल वगैरह है, केयर है। वो एक तरह से आपकी सॉल्वेंसी चेक करती है कि आप कितना लोन ले सकते हो, कितना आपके अंदर दम है या नहीं है। तो ऐसी संस्थाएं जो आपकी लोन टेकिंग एबिलिटी चेक करती हैं, वो संस्थाएं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं। उन सब का बापू कौन है, यानी उन सबको रेगुलेट या कंट्रोल कौन करता है? इन्होंने लिखा है आरबीआई, गलत है। जहाँ पे भी पैसा वैसा उठाने की बातें आ जाती है, खास करके जनता से पैसा उठाने की बातें आ जाती है, वहाँ जो सबसे बड़ा बब्बर शेर है वो है सेबी। तो ये जो लिखा है वो गलत लिखा है कि सर आप तो बैंकिंग पढ़ा रहे हो तो आरबीआई वाले क्वेश्चन डालो ना। मैं वही कह रहा हूँ कि आप भावनाओं में मत बह जाओ कि भाई आरबीआई वाला और बैंकिंग सिस्टम, मनी बैंकिंग चल रहा है तो आरबीआई आरबीआई आएगा, नहीं है। यूपीआई का मूल संगठन, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का बापू मूल संगठन कौन है? एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म याद करके जाना है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सही है ये। भारतीय कॉरपोरेट ऋण बाजार को नियंत्रित, अगेन कॉरपोरेट कंपनीज लोन वगैरह लेती हैं, कॉरपोरेट लोन्स लेती हैं, उनको नियंत्रित करता है सेबी, सही है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑल रिटेल पेमेंट सिस्टम्स इन इंडिया, यही है। ये जो यूपीआई वगैरह है ना, उसका सबसे बड़ा जो है एनपीसीआई है। व्हाट इज़ द सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग डिफरेंट बैंक अकाउंट? ये जो आप गूगल पे करते हो, होता क्या है? मेरा किसी में भी खाता है, लेकिन मैं किसी भी खाते वाले को पेमेंट कर सकता हूँ, एक सिंगल एप्लीकेशन। बस मेरा जो ऐप है वो यूपीआई सक्षम होना चाहिए। जैसे मेरे पास गूगल पे है, फ़ोन पे है, आप क्या पेटीएम होगा, भीम होगा, वो। तो व्हाट इज़ द सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन, उसको यूपीआई बोलेंगे, जो आपको डिफरेंट बैंक को एक्सेस करने को देता है या ट्रांसफ़र करने को देता है, यूपीआई, सही है। डैश डैश कनेक्ट्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया, कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? अगेन इसका आंसर आरबीआई नहीं है, एनपीसीआई। एनपीसीआई है। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, आपका पहला गलत हो गया और छठा गलत हो गया। अगर इसने मेरे से पूछा है असंगत, अगर मेरे से सत्य युग्म या संगत युग्म पूछता तो फिर मैं आंसर देता 2 3 4 5, वो भी ऑप्शन है। तो इसलिए असंगत और संगत, खाली इतना तो गेम है ना यार, ये है या नहीं। इसने गलत वाले युग्म छटवाए हैं, पहला गलत है, छठा गलत है। मैंने आंसर बता दिए हैं, पहला एंड छठा। और एक बार फिर मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का बापू है सेबी, और भारत के सभी एटीएम्स को जोड़ता है एनपीसीआई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश किसने की थी? शिवरामन। तो आपको शिवरामन समिति याद करनी है। 1982 मैंने ज़बरदस्ती लिखा है ताकि एक बार फिर आपको नाबार्ड का स्थापना का दिन याद आ जाए, 12 जुलाई 1982, शिवरामन समिति। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना करो, या ये कहो कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करो, ये सिफारिश किन्होंने की थी? ये गोरेवालिया समिति ने की थी। आप ये मत समझना कि 1955 लिखा हुआ आएगा तो मैं एसबीआई का वहाँ से पकड़ लूँगा, हो सकता है इस क्वेश्चन में आ जाए, ना भी आए। आपको गोरेवाला समिति याद करनी है, ठीक है। ये दोनों काम एक साथ हैं, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण, एसबीआई की स्थापना।
आरबीआई की स्थापना की सिफारिश हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन यंग आयोग या आयोग को कमीशन बोलते हैं इंग्लिश में, या इसको रॉयल कमीशन भी बोलते हैं, पूरा नाम था रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ठीक है। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों की सिफारिश नरसिम्हन, नरसिम्हन में एम नरसिम्हन। किस्मत खराब हो साला, एम का फुल फॉर्म पूछ लिया तो मैं तो में घबरा गया, क्या नाम है, मैदावोलू गांव का नाम है, उस पे है ये, मैदावोलू नरसिम्हन समिति, एम नरसिम्हन समिति। 1991 जब आर्थिक सुधार हुए थे उस समय ऑब्वियसली बात है बैंकिंग क्षेत्र में भी सुधार हुए उस समय भी, और 1998 में भी इन्होंने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए उसके लिए सिफारिश की थी। आपका पहला जाके सी के साथ कनेक्ट हुआ, ये सही है, बस ये गलत है, ये सही है। तो अभी और रेस देखेंगे। स्टेट बैंक के लिए गोरेवाला समिति 2A, 2A यहाँ नहीं है ये, तो 2A हो गया, तो आपका आंसर बी लगेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, पहचानिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आरबीआई का एक वीडियो बनाया था पहले, अलग से भी एक वीडियो है ना, ये तो मैंने इन दिनों में सीरीज शुरू की है, पहले टॉपिक वाइज मैं बनाता ही था, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक आयात निर्यात हेतु वित्त प्रदान करता है, सही है। एफसीआई वाणिज्यिक संस्थाओं की वित्तीय संस्था, मैं पता नहीं, छोड़ो। आरबीआई बैंकों का बैंक, सही है। एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, तो इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक डेवलपमेंट विकास, उद्योग के लिए वित्त प्रदान करता है, सही है। ये मेरे को याद आया, अरे एफसीआई ये तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य खाने पीना, ये कहाँ इसको कनेक्ट करेगा, तो ये गलत दे रखा है, तो ये अगेन तुम्हारी फुल फॉर्म के साथ खेल रहा है। ठीक है, सही युग्म पहचानिए। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, भारतीय शब्द पे ध्यान देना, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, सही है, यहाँ लिखा है ट्रू। आरबीआई का वर्तमान में, वर्तमान से मेरा मतलब 31 मार्च 2026 है, इसका मुख्यालय कोलकाता में है, गलत है। 31 मार्च 2026 को आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास हैं, नहीं, कब के गए। आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई 1935, अंग्रेजों का जमाना, अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेज, यस 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 यस, ट्रू ट्रू। सही पहचानने के लिए कहा है ना, तो आप बोलना 1 और 4। असत्य पहचानने को बोलता, ऑब्वियसली बात है 2 और 3, पहला सत्य चौथा सत्य। ठीक है, तो यूं भी है। तो कई बार जैसे मैंने कहा ना कनेक्ट करने से, जैसे मुझे मान लो ये मुझे याद होता तो फिर यानी मेरे को यहाँ पे सोचना पड़ता, या तो ये आंसर है या ये आंसर है, फिर मैं चौथे पे दिमाग लगाता या दूसरे पे दिमाग लगाता। खैर वो तो तुम कर लोगे। सही युग्म क्या था, पहला और चौथा, तो ये सही है। ठीक है, नाम याद रखना, ऑसबॉर्न स्मिथ, ये पहला गवर्नर था, वो भारतीय गवर्नर है ना। ठीक है, चलिए। आरबीआई का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है, बहुत समय से मुंबई में ही है। और आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है, श्री संजय मल्होत्रा हैं। ठीक है। कापाट फुल फॉर्म याद करके जाना, एक स्वायत्त ऑटोनोमस बॉडी है जो निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करती है। एक छोटा सा क्वेश्चन, बड़ी देर से मैच द फॉलोइंग करे जा रहे हैं। कृषि मंत्रालय, योजना आयोग, योजना आयोग तो अब नीति आयोग हो गया है, उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसे भी देखो अगेन किस्मत है, अगर आपको कापार्ट का फुल फॉर्म देखोगे ना तो इसमें ये जो आर आता है ना उसमें रूरल वर्ड आता है, तो ऐसे करके आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार है ना, जैसे कापार्ट, सी काउंसिल, एडवांसमेंट, पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एक कापार्ट है संस्था, फुल फॉर्म याद करके और अंदर डिटेल पढ़ लेना। ठीक है, जरूरत तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कार्य है जिसे आरबीआई नहीं करता। आरबीआई नोट निगमन का कार्य करता है, मैंने यहाँ पे यस का निशान लगाया। आरबीआई साख निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन का काम करता है, नहीं करता। आरबीआई जनता से डील ही नहीं करता, आरबीआई बैंकों से डील करता है। बैंक जो होते हैं ना कमर्शियल बैंक, वो करते हैं क्रेडिट क्रिएशन। विदेशी विनिमय कोष संरक्षण, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज को पूरा यही संभालता है। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यही है। साख नियंत्रण, क्रेडिट कंट्रोल का काम यही करता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं करता, बी नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण का उपाय नहीं है। क्रेडिट कंट्रोल के लिए उपाय लिखे हुए हैं। बैंक दर नीति, बिल्कुल, बैंक रेट को बढ़ा दोगे
मतलब रेटों के साथ सबके साथ ऐसा ही है। देखो बैंक रेट कह लो, रेपो रेट कह लो, रिवर्स रेपो कह लो, और कैश रिजर्व रेशियो कह लो या एसएलआर कह लो। अच्छी बात यह है कि आपको ज़्यादा माथा नहीं मारना। इनमें से किसी में भी वृद्धि की जाएगी ना तो लिक्विडिटी घट जाएगी। ये सारी चीज़ें होते ही पहले कमर्शियल बैंकों के लिए लोन महंगे हो जाएंगे, या उनकी लोन गिविंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी बोलना चाहिए। और ऐसा होते ही पब्लिक, जैसे बैंकों के लिए लोन महंगे होंगे तो फिर वो आगे पब्लिक से तो कमाते हैं, उनके लिए लोन महंगे हो जाएंगे तो लोन की डिमांड कम हो जाएगी, लोन की डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होते ही प्राइजेस काबू आ जाते हैं। तो महंगाई को, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसको काबू करने के लिए बैंक इसमें से किसी में भी वृद्धि कर सकती है, किसी में भी वृद्धि कर सकती है। तो वो डोज देती रहती है ना, जैसे बीपी ऊपर नीचे होता है तो वैसे। और इनमें से नीचे ये महंगा ऋण होता है, ये वाला। इनमें से किसी भी चीज़ को बढ़ाओगे तो महंगा ऋण वाली पॉलिसी कहलाती है। और जब आरबीआई को इकोनॉमी को बूस्ट करना होता है, पैसा फेंकना होता है, तो इन सब में गिरावट कर देती है ना। वो फिर सस्ती ऋण नीति की तरफ चल जाती है। तो बैंक रेट जो है ये बिल्कुल क्रेडिट कंट्रोल का उपाय है। जैसे डॉक्टर दवाई लिखता है तो ये दवाई लिखेगा, हाँ लिख सकता है। खुले बाजार की क्रियाएं, जहाँ बैंक, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज सेल्स करता है कमर्शियल बैंक्स को और बड़े प्लेयर्स को, ये भी है। साख जमा अनुपात इंग्लिश में देखा, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो, ये मैंने कभी नाम नहीं सुना। और कैश रिजर्व रेशो, जहाँ जैसे देखो ना, अगर मान लो कैश रिजर्व रेशो 4% है तो इसका मतलब है बैंक 4% आरबीआई के पास जमा कराएंगे, उनके पास उधार देने के लिए 96 रुपये बचेगा। उसमें भी एसएलआर का 18 रुपये काट के 78 रुपये ही बचेगा। 18 रुपये तुमको अपने पास रखना है। और अगर ये 6% हो जाए और ये 18 की जगह 20% हो जाए तो क्या होगा? 100 में से 6 बैंक अपने पास रखेगा और 100 में से 6 आरबीआई को जमा करा देगा, 20 अपने पास नकद में रखेगा, तो फिर उनके पास उधार देने के लिए 74% बचेगा। पहले 78 रुपये बाजार में फेंक पाते थे, अब 74 फेंक पाएंगे। खैर, मैं बताना था कैश रिजर्व रेशो भी साख नियंत्रण का उपाय है। ये वाला जो है ये साख नियंत्रण का उपाय नहीं है, ठीक है। ये आप शीट याद करके जाना। बैंकों के पास क्वांटिटेटिव तरीके होते हैं, क्वालिटेटिव तरीके भी होते हैं। संख्यात्मक या परिमाणात्मक विधियों में बैंक रेट या डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रेशोस, वेरिएबल कैश रिजर्व रेशोस, और एसएलआर को अप डाउन करके, है ना। और क्वालिटेटिव मेथड में है बैंक राशनिंग करता है, नैतिक दबाव डालता है, प्रचार करता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई करता है और सेलेक्टिव उपाय अपनाता है। असत्य युग्म को पहचानिए, अगेन इसमें कौन सा गलत है। लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, जैसे हम रिजॉर्ट में घूमने जाते हैं, रिजॉर्ट बेसिकली वर्ड क्या होता है? अंतिम। रिजॉर्ट मतलब होता है शरण लेना। आप अंत में किसकी शरण लोगे? तो ये आरबीआई के लोगे, बिल्कुल। सब फेल तो बापू बचेगा, आरबीआई। सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक 31 मार्च 2026 को एसबीआई है, सही है। सर्वाधिक बाजार पूंजीकरण वाला बैंक 31 मार्च 2026 को एचडीएफसी है, सही है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक एसबीआई है, सही है। भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक आईसीआई है, गलत है, एचडीएफसी है। सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का प्लेयर है एचडीएफसी, है ना। और पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है आपका एसबीआई, ठीक है। बाकी सारे सही हैं, ये लास्ट वाला गलत था, ठीक है। चलिए, वही एक्रोनिम पेटीएम, पे थ्रू मोबाइल। भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी, BH, भारत, भारत इंटरफेस फॉर मनी। वो हो सकता है बी के लिए भारत और एच के लिए हैवी लगा दे, भारत हैवी इंटरफेस फॉर मनी। आप लग रहा, सही लग रहा है। BH फॉर भारत। MFA, जब ये होता है ना कि आप पासवर्ड लगा देते हो, पिन लगा देते हो, बायोमेट्रिक लगा देते हो, मल्टीपल मतलब मुश्किल कैप्चा लगा देते हो, ये मतलब गड़बड़ नहीं हो या कहीं मतलब आपके वो हैकिंग वैकिंग या सेंधमारी ना हो, उसके लिए होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, है ना। मैंने बताया ना, OTP, पिन सेट करना, कैप्चा, आई एम नॉट अ रोबोट, समथिंग वो वाला, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, MFA। USSD, यूनाइटेड स्टेट सर्विस डेटा, ये गलत है। US यहाँ यूनिवर्सल वर्ड है, देखिए क्या है इसका, यूनिवर्सल नहीं, गलत, सॉरी। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, मतलब इसमें बिना इंटरनेट के भी आप कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर पाओगे। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा,
इंटरनेट नहीं है ना तो भी सप्लीमेंट्री अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। एक बार और देखिएगा, सिबिल, सिबिल स्कोर होता है, इतना स्कोर होगा तो आपको लोन आसानी से मिलेगा, इतने से कम स्कोर होगा तो आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपको लोन नहीं मिल सकता। तो सिबिल, सिबिल क्या है? एक क्वेश्चन अभी कुछ दिनों पहले आया था, उसमें था आरबीआई ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, सेबी ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, इरडा ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसमें एक आया था सिबिल। तो सिबिल कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, ये बैंकों को कंट्रोल करता है, ये स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है, ये इंश्योरेंस कंपनी को कंट्रोल करता है, इन सब ये सब बापू हैं। सिबिल को आ रहा है, सिबिल, सी फॉर क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार लेने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इसमें बीच वाला आई फॉर इंडिया है, लिमिटेड, ये सही दे रखा है। पीओएस पॉइंट ऑफ सेल सही है। एमएमआईडी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर सही है। और स्विफ्ट, एक होता है वर्ड स्विफ्ट से कार होती है ना, अरे स्विफ्ट बैंकिंग भी होती है। स्विफ्ट में सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल ट्रांसफ़र, यहाँ ट्रांसफ़र वर्ड ये गड़बड़ है। स्विफ्ट में जो लास्ट में टी है, दैट टी फॉर टेलीकम्युनिकेशन, टी स्टैंड्स फॉर टेलीकम्युनिकेशन। बताओ साल ने कहाँ जगह फंसाया है। एस फॉर कुछ भी गेम खेल सकता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड, ऐसा इतना नहीं है ना। ये जो बच्चों का इतना मासूम क्वेश्चन होता है ना, मतलब दिल चीरने वाला क्वेश्चन, सर आपके क्वेश्चन देख जाए बस आ जाएगा ना इतने में से। मैं कोई साला पेपर सेटर लग रहा हूँ, और पेपर सेटर कर रहा होता तो क्या यहाँ पढ़ा रहा होता? कमाल करते हो यार, है पांडे जी, ऐसा होता है कोई? सोसाइटी फॉर, तो ये जस्ट एक आइडिया है, इससे और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये है आपका स्विफ्ट का सही फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन अपन मनी से रिलेटेड देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट, सर थॉमस ग्रेशम का। बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, ये बहुत सिंपल है कि अगर ये ठीक वैसी बात है कि आपके पास अगर नोटों की गड्डी आ जाए, एक कड़क और एक घटिया वाली, तो आप बाजार में कौन सी चलाओगे? आप नए वाले तो रखोगे शादी में लुटाने के लिए, मुंह में दबा के नाचने के लिए, और पुराने वाले बाजार में चलाओगे। तो उसने क्या किया, उस घटिया मतलब पुराने नोटों की गड्डी ने या फेक करेंसी ने या जिसका धातु मूल्य कम है, उस करेंसी ने अच्छी मनी को आउट कर दिया, वो बाजार में आपको कड़क नोट दिखेंगे ही नहीं। ऐसा होता है, ये सर थॉमस ग्रेशम ने कहा था। और ये वाला कथन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि कुछ एक पहले मैंने पिछले वीडियो में बनाया था मैंने इकोनॉमिक्स का पार्ट 2, उसमें मुझसे गलत हो गया था, तो मैं बता रहा हूँ। मुद्रा वह धुरी है जिसके, धुरी मतलब जैसे लट्टू जिस कील पे घूमता है वो धुरी होती है, या चाक का पहिया जिस पे घूमता है वो धुरी होती है। तो मुद्रा वो धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। मनी इज द पिवट अराउंड विच द होल साइंस ऑफ इकोनॉमिक रिवॉल्व्स। मैंने गलती से एडम स्मिथ बोल दिया था, मार्शल इसका आंसर है, और ये कथन मार्शल ने दिया था। हाँ जी सही है। पहला वाला कथन सर थॉमस ग्रेशम का है। हाँ जी सही है। दोनों कथन सही हैं जी, बिल्कुल दोनों कथन सही हैं। तो आपको कथन याद करने हैं, कथन देने वालों का नाम याद करना है। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है जी। चलो पापों का प्रायश्चित हुआ। नेक्स्ट के सर इतने जल्दी थोड़ा कटेंगे। वह मुद्रा जिसका मूल्य उसके स्वयं के पदार्थ जैसे सोना चांदी के कारण नहीं, बल्कि सरकार द्वारा उसे वैध मुद्रा लीगल टेंडर घोषित करने के कारण होता है। या ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसा कि संकटकालीन मुद्रा किसको कहते हैं, या क्वेश्चन यूँ आ जाए कि भारतीय रुपया, अमेरिकन डॉलर, यूरो किस चीज़ के उदाहरण हैं, तो आपको याद करना है फिएट मनी। या मैंने 3 क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की, एक बार फिर याद कर लीजिए मेरे साथ साथ। वह मुद्रा जिसका मूल्य उसके स्वयं के पदार्थ, मतलब वो नोट है, आप सोचो कभी 100 का नोट है, उसके अंदर क्या है, कागज ही तो लगा हुआ है, थोड़ा कलरफुल कागज है, आप घर में छापते तो 5 रुपये का छप जाता। अच्छा, मतलब कोई करेंसी जिसका मूल्य गोल्ड सिल्वर होने की वजह से नहीं है, किसी मतलब उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिस वजह से उसका मूल्य है, बल्कि सरकार ने बैकिंग दे रखी है, सरकार ने उसे लीगल टेंडर दे रखा है, तो ऐसी मुद्रा को अपन बोलते हैं फिएट मुद्रा। और ये संकट काल में काम आती है, तो इसे संकटकालीन मुद्रा भी बोले हैं, क्राइसिस मनी वर्ड है। और भारत का रुपया, यूएस का डॉलर, ये सब इसी का उदाहरण है। अब ये इससे मिलते जुलती है। वह मुद्रा जिसे लोग सरकार या बैंक की साख, विश्वास और भरोसे के आधार पर स्वीकार करते हैं। तो अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट ने या बैंक के साख, विश्वास और भरोसे, तो यहाँ पे ये वर्ड जो होता है ना, ये विश्वास के लिए यूज होता है, फिड्यूशरी मनी। विश्वास आश्रित के लिए फिड्यूशरी वर्ड आता है, पर हिंदी में टफ वर्ड है प्रत्ययी मुद्रा।
विश्वास का प्रतीक, विश्वास का प्रत्यय, प्रत्यय मुद्रा। वे आर्थिक संपत्तियां जो मुद्रा नहीं है लेकिन जिनको बहुत ही जल्दी आप मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हो और बहुत ही कम नुकसान के साथ, जिसे आप कैश में बदल सकते हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक तो होता है कैश, एक होता है कैश इक्विवेलेंट, रोकड़ तुल्य। एक होता है भाई, एक होता है भाई जैसा। तो ये भाई जैसा है, ये पैसे जैसा है। तो पैसे जैसा है यानी नियर, नियर मनी है, तो ये नियर मनी है, निकट मुद्रा। तो आपका पहला कनेक्ट हुआ बी के साथ, दूसरा कनेक्ट हुआ सी के साथ और तीसरा फिर ए के साथ होगा। पहला बी, दूसरा सी, तीसरा ए। ये सही है, बी आंसर है। ठीक है जी, चलो। स्पीड फास्ट है सर, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो, घास काट रहे हो। ठीक है भाई। भारत में मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए निम्न में से कौन सहायक नहीं है? मुद्रास्फीति आप जानते हैं, महंगाई। महंगाई का मुकाबला करने के लिए आपको अपनी क्षमताओं का उत्तम उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, मतलब होता क्या है, जैसे जैसे मान लो मैं 100 यूनिट बना सकता हूँ लेकिन अभी मैं 40 यूनिट बना रहा हूँ। तो क्या होता है, 40, एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, अगर आप 40 यूनिट बनाओगे, सप्लाई कम दोगे, सप्लाई कम दोगे तो डिमांड के मुकाबले अगर सप्लाई कम होगी ना तो इक्विलिब्रियम हाई प्राइस पे सेट होगा। और अगर मैं मेहनत करता, 40 की जगह मैं 100 यूनिट बनाता, बाज़ार में सप्लाई बढ़ती, तो फिर सप्लाई के बढ़ते ही दाम नीचे आते, दाम नीचे आते तो क्षमताओं का उत्तम उपयोग करना मुद्रास्फीति को एनकाउंटर करता है। कृषि पदार्थों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये इनफैक्ट महंगाई को बढ़ाता है। बुरा लग सकता है किसान वर्ग को, लेकिन ये अभी जैसे मान लो गेहूं का सपोर्ट प्राइस मान लो 28 रुपये है, मान लो है, मुझे नहीं पता कितना है, 28 को किसी वजह से 32 रुपये कर दिया जाए तो फिर महंगा हो गया ना भाई। किसान को शोषण से बचाने के लिए उसको आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया, एमएसपी दिया, लेकिन एमएसपी कहीं ना कहीं लीड्स टू महंगाई, क्योंकि अब 32 रुपये से कम तो नीचे बिकेगा ही नहीं। तो ये वाला तो नहीं चलेगा उपाय। राजकोषीय घाटे में कमी, बिल्कुल, इससे महंगाई काबू में आती है। राजकोषीय घाटा कैसे होता है, आप मोटे तौर पे, वैसे ऋण का भी रोल है, आवक माइनस जावक। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है, कई बार क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट का रेवेन्यू है मान लो 100 रुपये और गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है 140 रुपये, तो एक तरह से 40 रुपये हो गया घाटे का बजट। तो अगर अपन 120 रुपये करते, है ना, अगेन क्या होता है ना, जब आप 140 रुपये इकोनॉमी में छोड़ते हो, पैसे की सप्लाई बढ़ाते हो, तो फिर वही है, पैसा वस्तुओं को चेस करता है, डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो एंड ऑफ द डे महंगाई बढ़ती है। तो राजकोषीय घाटे में कमी करके मुद्रा की सप्लाई को रोक के आप महंगाई को काउंटर कर सकते हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सस्ता राशन, सस्ता गेहूं, सस्ता केरोसिन, वाकई में इससे भी महंगाई काबू में आती है। तो ये वाला जो उपाय है ना, ये नहीं चलेगा, बाकी सब चलेंगे। नेक्स्ट, भारत में मौद्रिक प्राधिकरण, प्राधिकरण यानी अथॉरिटी, अथॉरिटी कौन है भारत में मुद्रा का, सर्वोच्च आरबीआई। तो भारत में मौद्रिक प्राधिकरण यानी आरबीआई जारी किए गए नोटों के बदले एक आरक्षित रखने के लिए बाध्य है। मतलब बहुत कम रखता है, लेकिन आरबीआई जब नोट प्रिंट करता है तो उसके अगेंस्ट कुछ पैसा रखता है। वो राशि कुछ भी हो सकती है। इस प्रणाली को कहा जाता है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। यानी भारत बहुत वर्षों से इसी सिस्टम को फॉलो कर रहा है। 200 करोड़ याद रख लीजिए, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। एक बार देखते हैं, 1956 से भारत में मिनिमम रिजर्व सिस्टम लागू है। अपन करेंसी प्रिंट कर सकते हैं, कभी फिर बात करेंगे कि अनाप शनाप क्यों नहीं प्रिंट कर देते और नोटों की गड्डियाँ क्यों नहीं तुम्हें दे देते। भारतीय रिजर्व बैंक को नोट छापने के लिए कुल 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व अपने पास रखना है। 200 करोड़ का भी वाइफिकेशन है। इसमें 115 करोड़ गोल्ड के फॉर्म में होगा, गोल्ड कॉइन होगा या बुलियन होगा, सिल्ली, ईंट वींट और कॉइन वगैरह, और 85 करोड़ रुपए विदेशी मुद्रा के रूप में। तो 200 करोड़ याद करना है, इसमें 115 और 85 भी आपको याद रखना है। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली याद रखनी है। करेंसी प्रिंट करने से पहले कम से कम इतना पैसा तो हम रखते हैं। जब सिक्के की धातु, कॉइन देखा ना आपने, इमेजिन कर लो 10 रुपये का कॉइन, 10 रुपये के कॉइन के अंदर जो जिस धातु, जिस मेटल से वो बना है, अगर उसका मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम हो, यानी जैसे उस पर 10 रुपये छपा हुआ है तो उसका अंकित मूल्य तो 10 रुपये है, लेकिन उसके अंदर जो कांसा वासा जिससे भी बनता है, मान लो वो 3 रुपये का है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा सांकेतिक, इसे कहा जाएगा सांकेतिक मुद्रा, टोकन मनी। इसे टोकन मनी कहा जाएगा। तो वर्तमान में इस्तेमाल हो रहे जो 10 रुपये के या 5 रुपये के सिक्के हैं, 1 रुपये का कॉइन में तो फिर भी अंदर आपको लगेगा यार 1 रुपये का तो मार ली है ना। पुराने ज़माने में तो आप ऐसे कलदार देखो, इतने मोटे मोटे कलदार होते थे,
वर्तमान में कलदार वाले सिक्के, वर्तमान ये बोलो क्या हो गया, वर्तमान में इस्तेमाल होने वाले 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्के, इन सिक्कों को बनाने में धातु की लागत बहुत कम आती है, लेकिन सरकार की गारंटी की वजह से इनका फेस मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। ये टोकन मनी का एग्जाम्पल है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य नहीं है। तो देखो मनी या मुद्रा करेंसी का जो सबसे मेन काम है वो ये है कि वो विनिमय का माध्यम है। आप मुझे मटका दोगे, मैं आपको 20 रुपये, 20 का तो आता ही नहीं है, 50 रुपये दे दूंगा, आप मुझे मटका दोगे इन एक्सचेंज। तो एक तो विनिमय का माध्यम, ये उसका प्राथमिक कार्य है, और दूसरा होता है मूल्य का मापन। मटका 50 रुपये का, आम 100 रुपये के, एप्पल 200 रुपये के। सर आज ही लाए हो क्या? हाँ आज ही लाए हो, इसलिए भाव याद है। तो मतलब हर चीज़ को एक रुपी टर्म देने के लिए मूल्य का मापन है ना, तो ये एक स्टैंडर्ड इकाई है। तो ये दो याद रखना, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन, ये दोनों तो प्राथमिक काम है। तो ये वाला जो है ये वाला आपका प्राइमरी है, मूल्य के मापक ये भी प्राइमरी है। आय का वितरण ये प्राथमिक काम नहीं है। 3 काम आप पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉन्टिंजेंट। ये कॉन्टिंजेंट वाली कैटेगरी में आएगा। ठीक है, चलो, और फिर एक अदर्स भी दे रखे हैं, तो 4 काम दे रखे हैं। ठीक है, ये आप याद रख लो, बसा लो आँखों में। मुद्रा के कार्य परंपरागत या स्थैतिक और प्रावेगिक भी हैं, अपन तो इसी पे फोकस करते हैं। प्राथमिक कार्य है मुद्रा विनिमय का माध्यम है और मूल्य को मापती है। गौण या सहायक कार्य सेकेंडरी कामों में आता है। इसकी वजह से आप भविष्य में भुगतान कर पाते हो, सामने वाले को विश्वास होता है। इसकी वजह से आप वैल्यू स्टोर कर पाते हो। जैसे आप बर्फ़ कितनी देर रख लोगे? आधा घंटा। सब्जी कितने दिन रख लोगे? 1 घंटा। गेहूँ कितने दिन रख लोगे? 100 दिन। ठीक है ना। रुपया कब तक रख सकते हो? जन्मों तक, जब तक उसको नवंबर 2016 में आके लफड़ा नहीं कर दिया जाए, तब तक रखो आराम से। मूल्य का हस्तांतरण, ये सब गौण कार्य हैं। और आकस्मिक कार्य है राष्ट्रीय आय का वितरण, साख का आधार, अधिकतम संतुष्टि, पूंजी की तरलता में वृद्धि। तो ये अपने को याद करके जाएंगे तो अपने को आंसर देने में आसानी रहेगी। ठीक है बेटा, चलिए। मैच द फॉलोइंग, ये भी कंट्रोवर्शियल है। मनी इज़ व्हाट मनी डज, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये परिभाषा हार्टले विदर्स ने दी थी। मेरे पास जो बुक है उसमें हार्टले विदर्स लिखा हुआ है। ये सही मैचिंग है, आपका A1 के साथ कनेक्ट हुआ है। कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाए, राज्य के जिसके पीछे खड़ा हो जाए, ये नैप ने कहा था, है ना। वैसे अपन नैप लेते हैं, सो जाते हैं, तो गवर्नमेंट पीछे खड़ी है, सो जाओ। तो प्रोफेसर नैप ने कहा था कि कोई सी भी चीज़ जिसको गवर्नमेंट कह दे ये है पैसा, तो मान लो ये है पैसा, गवर्नमेंट खड़ी है ना। मुद्रा केवल क्रय शक्ति है जिससे दूसरी वस्तुएं खरीदी जा सकती है। ये बढ़िया डेफिनेशन है। मतलब मुद्रा मतलब क्या? परचेजिंग पावर। अगर आपने परचेजिंग पावर है तो मुद्रा है। तो ये कॉल साहब ने कहा था, GDH कॉल, उन्होंने कॉल दी थी, जैसे कॉल देते हैं वैसे इन्होंने कॉल दी थी कि जो चीज़ कुछ परचेज कर पाए, परचेजिंग पावर अगर जिसके अंदर है, जैसे तुम्हारे अंदर आग है, एक वस्तु जिसकी सामान्य स्वीकार्यता हो, सर्वग्राह्यता हो, सेलिगमैन, बिल्कुल सिंपल भाई, जिसको लोग मान लें कि हाँ भाई ये पैसा है। जैसे क्रिप्टो के साथ आज भी लोग नहीं मानते क्रिप्टो करेंसी है, तो उसकी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो मुद्रा नहीं है। तो सेलिगमैन ने परिभाषा दी थी सर्वग्राह्यता या सर्वमान्यता। तो इस तरह से आप देखेंगे आपके ऑप्शन A1, B3, अच्छा ये पहले में मिल गया, C2, D4। ठीक है, A इसका आंसर है। चारों परिभाषाएं ढंग से वापस देख लेना ना। ठीक है, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के मूल्य निर्धारण का सिद्धांत है ना। मुद्रा का वस्तु सिद्धांत होता था, मुद्रा का राजकीय सिद्धांत होता था, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत फिशर ने दिया, बहुत ही फेमस है। मतलब ये नहीं है इसका, ये दोनों सिद्धांत नहीं है, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, है ना। एक मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने एक ज़माने में एक PDF शेयर की थी, उसमें मैंने मुद्रा का परिमाण सिद्धांत दे दिया था। ये भी एक और पापों का प्रायश्चित, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ये सबके बारे में लिखा हुआ है। ये वाला फॉर्मूला आप अच्छे से याद करके आना, है ना। ये वाला PT, ये इसमें P प्राइस है, T ट्रांजेक्शन्स है, ये MV प्लस M.V. इससे फिर आप P का मान, T नीचे ले जाओगे तो P का मान निकल जाएगा, P नीचे ले जाओगे तो T का मान निकल जाएगा। तो ये फिर वो फॉर्मूला घुमा घुमा के पूछेगा, तो आप इसको याद कर लेना। इन सब में ये भी याद कर लेना, M क्या है? M है मुद्रा की कुल मात्रा, V मतलब क्या है? वेलोसिटी, मुद्रा का चलन वेग,
ये है क्रेडिट मनी, एम डैश साख मुद्रा, और वी डैश क्या है उसकी चलन गति, पी क्या है कीमत, और टी मतलब क्या है ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। तो इस तरह से फिर तो अंदर तो फिर पढ़ने में समय लग जाएगा। अच्छा, मैच द फॉलोइंग, विनिमय का माध्यम, तो मैं बार बार कह रहा हूँ मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम है और ये उसका प्राथमिक काम है। मुद्रा में आप पैसा भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, शादी के लिए, बीमारी के लिए, कंटिजेंसी वर्डिंग यूज़ कर रहा कि आकस्मिकताओं के लिए आप अपना पैसा रख सकते हो, उसे स्टोर कर सकते हो। ये मुद्रा का गौण या सहायक कार्य है, सेकेंडरी कार्य है। मुद्रा से आप जो जैसे चीज़ हम बनाते हैं उसको बेचते हैं, 400 रुपये है, उसमें तो कुछ मजदूरी दोगे, कुछ साहसी को दोगे, कुछ पूंजीपति को ब्याज दोगे, कुछ भूमि का किराया दोगे, यानी आप अपनी आय साधनों में बांटते हो तो उसके लिए भी पैसा काम आता है। ये उसका कॉन्टिजेंट फंक्शन है। राष्ट्रीय आय का वितरण मुद्रा का कॉन्टिजेंट फंक्शन है। और मुद्रा है ना, अगर आपका जेब में है तो कोई आपको इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, दिवालिया करार नहीं देगा। अभी मेरी जेब में पैसा है, कोई मेरे से मांगने आ जाए तो मैं उसके मुंह पे पैसे मारूंगा, तो ये मेरी शोधन क्षमता की गारंटी है। ये उसका विविध कार्य में आता है। तो पहला आपका बी के साथ कनेक्ट होगा, पहला बी नहीं है यहाँ है, बस फिर ठीक है सी दे देना आंसर, है ना, बाकी सारे मिला लेना। उसके बाद असंगत सूत्र को पहचानिए। ये जो मुद्रा की मात्रा इकोनॉमी में कितनी है, M1 से लेके M4 तक की थ्योरी होती है। M1 सबसे तरल होता है, M4 सबसे कम तरल होता है। M1 का फॉर्मूला है C प्लस डी डी प्लस ओ डी, ये सही लिखा है। C क्या है, C है करेंसी, C मतलब करेंसी विद पब्लिक, DD मतलब डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, OD मतलब अदर डिपॉजिट विद RBI। तो ये M1 ये मोस्ट लिक्विड सर्वाधिक तरल होती है और ये M1 का सही सूत्र दे रखा है। M2 किसी को निकालनी हो तो जो M1 का मान आया, M1 का आया मान, उसमें पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट का पैसा जोड़ दोगे तो आपका M2 आ जाएगा। M3 निकालने के लिए कह रहे हैं कि M2 में बैंकों की FD जोड़ दो। इससे पहले जो जुड़ी थी वो डिमांड डिपॉजिट थी, यहाँ पे ये FD या टर्म डिपॉजिट जोड़ने की बात कर रहे हैं। लुक्स करेक्ट लेकिन ये गलत है, यहाँ पे M1 आता है ना। यहाँ पे जो सही होता है वो M1 होता है। बच्चे को सही लग सकता है कि सर पहले M1 आया, M2 को लिए अपन M1 से शुरू होंगे, M3 के लिए M2 से शुरू होंगे, तो यहीं तो वो गेम खेल गया आपके साथ। M3 भी M1 से शुरू होता है। M1 मतलब ये वाला पैसा, ये वाला पैसा प्लस इसमें अपन बैंक की FD जोड़ दें तो ये आपका M3 बन गया। और M4 क्या है, M4 के लिए आप इसके अंदर पोस्ट ऑफिस का सारा डिपॉजिट जोड़ दो, पोस्ट ऑफिस का सारा डिपॉजिट जोड़ दो। M4 इक्वल टू M3 प्लस डाकघरों के कुल जमा, तो ये भी सही दे रखा है। तो जो गलत वाला था वो मैंने बता दिया, C आपका गलत दे रखा है ऑप्शंस। और फिर वही है, ग्रो कर रही है चीज़ें। आजकल M0, M1, M2, M3 ऐसे निकाला जाता है, तो ये भी आप पढ़ लेना। वो जो बताया वो सही है, ट्रेडिशनली चलता आया है। आजकल ये चल रहा है, रेड्डी समिति के बता रहे हैं, उन्होंने अब सुझाव दिया है, RBI अब नवीनतम मापों का प्रयोग करता है, तो क्या पूछ ले गॉड नोज। ठीक है भाई, बाय। PDF ऐप वालों को ऐप के अंदर वहाँ पे 70 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ 40 थे, वहाँ 70 क्वेश्चन है। ठीक है।